हेलो, कैसे हैं भाई? देखिए, हम बहुत दिनों से जो है आपके जो टॉपिक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए, जब यूपीपीसीएस 2024 का लिखित था और वहीं पर समीक्षा अधिकारी जो री एग्जाम होना है, उसके अंतर्गत जो है हम टॉपिक को समझाते आ रहे हैं, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है वो दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था। मतलब समझिए आप, ये दिल्ली सल्तनत की एक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, क्या का था। देखिए, यहाँ पर जो पहला है केंद्रीय शासन की बात करते हैं। अब देखिए, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अब केंद्रीय शासन के अंतर्गत देखिए आप जो है दिल्ली सल्तनत में इस्लाम जो है राज्य धर्म था। यानी पूछना है दिल्ली सल्तनत का धर्म क्या था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में इस्लाम राजधर्म था और शासक वर्ग इस्लाम धर्म से संबंधित होते थे। दिल्ली सल्तनत में शासक कुरान के नियमों के अनुसार शासन करते थे या शासन को चलाते थे। दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख जो ये है सुल्तान कहलाता था। जैसे मान लीजिए हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत वहां जो है शासन का जो मुखिया वो राजा कहलाता है। पर यहाँ पर देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख है उसे सुल्तान कहा जाता था। प्रशासन के सभी प्रमुख कार्य वही करता था और वह शासन का सर्वोच्च प्रशासक, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी और सर्वोच्च सेनापति सुल्तान ही हुआ करता था या शासक ही हुआ करता था। अब प्रशासन में सुल्तान की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहते थे। यानी मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत कहते थे। खलवत किसे कहते थे? यानी कि जो है प्रशासन में सुल्तान को सहायता देने के लिए एक प्रमुख या एक मंत्री परिषद होती जिसे मजलिस ए खलवत कहते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने व्यय के कागजात की देख रेख हेतु एक दीवान ए वकूफ की स्थापना की। इसकी स्थापना की दीवान ए वकूफ। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये क्या करता था, जितने भी हमारा खर्च होते थे उनके कागजात की देखभाल करता था, उनकी वेरिफिकेशन करता था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने नए दो विभाग बनाए। अलाउद्दीन कौन कौन से? अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो दीवान ए रियासत जो वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित था। दूसरा देखिए जो है दीवान ए मुफ्त, जिसका मतलब वित्त विभाग से संबंधित। मतलब समझिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो दो नए विभाग बनाए वो थे दीवान ए रियासत और दीवान ए मुश्तराज, क्रमशः वाणिज्य मंत्रालय और वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय की स्थापना। वहीं पर देखिए, फिरोज तुगलक में दो निजी विभाग स्थापित। दो निजी विभाग थे। दीवान ए बंदोगान यानी गुलामों से जो संबंधित था। दीवान ए खैरात का ये दान से संबंधित था। साथ ही लोक निर्माण विभाग भी उसने बनवाया। उसने फिरोज तुगलक यानी फिरोज तुगलक ने दो निजी विभाग कौन कौन है? दीवान ए बंदोगान गुलामों से संबंधित और दीवान ए खैरात दान यानी से संबंधित था। साथ ही इसमें लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की। यहीं पर देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारी में के देखिए आप जो है नाइब। एक पद था नाइब। नाइब का मतलब समझिए एक तरह से मतलब जो है सुल्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी। देखिए, जो भी नाइब पद पर हुआ है और जब भी उत्तराधिकारी कमजोर हुआ है तो ये समझिए तो अगला शासक नाइब ही बना है। देखिए, नाइब को क्या होता था? नाइब जो है पूरी सत्ता का उपभोग करता था, क्योंकि जहां पर नाबालिग की बात करते हैं या फिर जो है अल्प आयु की बात करते हैं या फिर जो है सेनापति जिसे में जो है शासक ठीक नहीं था, तो उसका शासन की देख रेख करने के लिए नाइब पद प्रदान किया जाता है। और नाइब पद जिसको भी प्रदान किया गया है क्रम से वो अधिकतर अगला राजा वही बने। दूसरी बात देखिए, वजीर। वजीर वजीर में क्या था? वित्त या राजस्व विभाग का प्रधान कहलाता था, जिसे कहते थे वजीर। तीसरी बात कौन सा था?
मुशर्रिफ, मुशर्रिफ मतलब महालेखाकार, मुस्तौफी महालेखा परीक्षक होता था। दीवान ए आरिज, दीवान आरिज कौन था? जो सेनापति या सेना के विभाग का प्रमुख होता था, जिसे हम सेनापति कहते हैं, जिसके अंतर्गत पूरी सेना होती थी। अब देखिए मेरे पर दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा क्या था? शाही पत्रा व्यवहार या शाही पत्राचार जो करता था, वो दीवान ए इंसा विभाग करता। नेक्स्ट है काजी उल कुजात, काजी उल कुजात का मतलब यह है, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। जितने भी देश में न्याय व्यवस्था जो आधारित निर्णय देता था, वो जो है काजी उल कुजात करता। वहीं पर सदर उस सदूर, सदर सदूर है धर्म विभाग से संबंधित था, या धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी था। दूसरा बरीद ए ममालिक, बरीद ए ममालिक क्या था? ये गुप्त विभाग का प्रधान होता था। मजूमदार आय व्यय के विभाग का प्रमुख होता था। मजूमदार ये जो है आय और व्यय के विभाग का प्रधान होता था। दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज क्या था? देखिए अतिरिक्त करों का महाप्रबंधक होता था या प्रबंधक होता था। दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ क्या था? व्यय के कागजातों की देखभाल करना होता था। नेक्स्ट है देखिए हमारा दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को है अनुपयोगी भूमि को खेती योग्य बनाता था। खजीन होता खजांची या कोषाध्यक्ष कह सकते हैं। बारबक जो था राज दरबार का प्रबंध करता था, राज दरबार के शिष्टाचार को देखता था। वहीं पर देखिए वकील ए दर, वकील ए दर क्या था? राजमहल तथा सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों का प्रबंधक था, उनकी देखरेख करता था। वहीं पर अगला डिपार्टमेंट जो था अमीर ए मजलिस या अमीर ए मजालिस, सभा दावतों विशेष उत्सव का प्रबंध करता। अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार का जो कार्य था शिकार स्थलों का प्रबंध करता था। अमीर ए हाजिर, अमीर ए हाजिर क्या था? लोगों को सुल्तान के सामने पेश करने वाला होता था, यानी कि जो है लोग जो होते थे उसे सुल्तान के सामने पेश करता था। कौन था वो? जो है अमीर ए हाजिर। वहीं पर देखिए सर ए जहानदार, सर ए जहानदार क्या था? सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षकों का प्रधान था। अमीर ए आखूर अश्वशाला या घोड़े व्यवस्था का प्रधान हुआ करता था। सहना ए पील हस्त या हाथियों का प्रबंध करने वाला काम मुखिया होता था। दीवान ए इस्तेहार, दीवान ए इस्तेहार क्या था? पेंशन विभाग का अध्यक्ष होता था। देखिए मैंने जो है आपका साथ में इसमें जो है पूरा केंद्रीय प्रशासन डिस्कस कर दिया, कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन सा विभाग उसके अंतर्गत था। अब दूसरी बात देखिए हमारा प्रांतीय शासन की बात है। अब प्रांतीय शासन के अंतर्गत देखिए प्रांतीय शासन भी केंद्रीय शासन के ही समान था या उसी तरह से होता था। फर्क सिर्फ इतना था केंद्र जो है वो केंद्रीय तरफ बटा हुआ था, दूसरा प्रांतीय है। अब प्रांत के अंतर्गत देखिए राज्य की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, यानी राज्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इक्ता का जो प्रधान है मुफ्ती, नाजिम, नाइब, सुल्तान और वली के नाम से पुकारा जाता है। यानी इक्ता का जो प्रमुख है या प्रधान है उसे क्या क्या मतलब है? मुफ्ती, नाजिम, नाइब सुल्तान या वली के नाम से जाना जाता है। इक्ते में एक अन्य पदाधिकारी ख्वाजा भी होता था, जो वित्तीय मामले में वली की सहायता करता। यानी ख्वाजा कौन था? जो वित्तीय मामलों में वली की सहायता करता और इसकी नियुक्ति वजीर करता, इसकी ख्वाजा की। अपने अपने इक्ताओं में मुफ्ती जो कहते हैं या वली को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे, जो सुल्तान को केंद्र पर प्राप्त होते थे। उसी प्रकार शासन व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व उन्हीं के ऊपर था। मैंने बताया ना आपको, जो शासन था प्रांतीय और केंद्रीय इसके समान ही था। सम्राट जो था केंद्र शासन के अंतर्गत था और वली वजीर जो है प्रांतीय शासन के ऊपर वो सारे अधिकार प्राप्त थे जो हमारे शासक को होते। अब देखिए मतलब जो है, यानी कि मतलब जो है अपने अपने इक्ताओं की मुक्ति वली के वे संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे जो सुल्तान को केंद्र पर थे तो प्राप्त थे। उसी प्रकार शासन का उत्तरदायित्व वली या
मुक्ति के पर ही होता है। अब राजस्व वसूली के लिए अनेक कर्मचारी की नियुक्ति की गई जाती थी। इनमें जैसे नाजिर तथा वकूफ प्रमुख थे। प्रांतों में काजी तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारी भी होते। अब इक्ताओं को जो है, यानी कि इक्ताओं को सिख, यानी इक्ताओं में सिखों में बांटा गया। देखिए प्रांत को इक्ता में, पहले प्रांत को इक्ता में, और इक्ता को सिखों सिखों बांटा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब अगर हम जो है सिखों की बात करते हैं, सिखों को परगनों में बांटा गया था। और यहाँ पे देखिए मतलब जो है, अगर हम बात करते हैं सिखों की बात, सिख जो मतलब जो है इक्ताओं को सिखों में बांटा गया था। इसके प्रमुख अधिकारी सिकदार होते थे, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। वहीं पर देखिए सिखों को परगनों में बांटा गया था। अब सिख जो थे परगनों में बांटा गया था, मतलब देखिए अब जो है परगने, मतलब प्रांत को एकता में, एकता को सिखों में और सिखों को परगनों में बांटा गया था। परगनों का सबसे बड़ा अधिकारी आमिल कहलाता था, और आमिल के अलावा एक मुस्लिम या खजांची और 2 क्लर्क होते थे। यानी कि जो है आमिल के अलावा एक मुस्लिम, एक खजांची और 2 क्लर्क पदाधिकारी, मुख्य अधिकारी होते। अब शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थे, तो परगनों को गांव में बांटा गया। अब देखिए मतलब जो है प्रांतों को एकता में, एकता को सिखों में, सिखों को परगनों में, परगनों को गांव में बांटा गया। अब देखिए गांव जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव के चौकीदार, पटवारी, चौधरी, खूट, मुकद्दम आदि पैतृक अधिकारी होते थे, जो शासन में लगान वसूली करने के शासक को सहायता देते थे। और इसके अतिरिक्त भी गांव में पंचायत होती थी, जो शिक्षा, न्याय, सफाई आदि स्थानीय पर कार्य करती। अब देखिए ये बन गया हमारा जो है एक तरह से प्रांतीय शासन की। नेक्स्ट देखिए राज्य राजस्व व्यवस्था। अब राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत देखिए जो है दिल्ली सल्तनत की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियमित साधन जो था, यानी आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था, वो भू राजस्व या लगान है। यानी आय किससे प्राप्त होती थी? राजस्व के लिए सल्तनत काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से थे? एक खालसा भूमि, दूसरी मुसलमान विद्वान और संतों को इनाम, मिल्क, वक्फ रूप में दी गई भूमि, तीसरी जो थी मुक्तियों को दी जाने वाले क्लेम यानी विभक्त भूमि की बात है, चौथे सुल्तान के अधीन का स्वीकार करने वाले हिंदू सामंतों की भूमि। देख कौन कौन सी? पहले नंबर है खालसा भूमि, दूसरी मुसलमान विद्वानों को या संतों को इनाम, मिल्क या वक्फ के रूप में दी जाने वाली भूमि, दूसरी क्या है? मुक्तियों को दी जाने वाली क्लेम विभक्त भूमि होती थी। उसके बाद सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने वाले हिंदू सामंतों की भूमि होती थी। वहीं पर देखिए खालसा भूमि का जो प्रबंध केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इनाम, मिल्क या वकूफ भूमि जो है राजस्व से मुक्त होते थे, इससे कोई लगान या राजस्व प्राप्त नहीं होता। सल्तनत काल में राजस्व की प्राप्ति के लिए 5 प्रकार के कर लगाए जाते। कर कितने लगाए? 5 प्रकार के। 5 प्रकार कौन कौन से? देखिए, एक उच्र की बात करते हैं, दूसरा खराज, खुम्स, जकात, जजिया। अब देखिए अगर हम उच्र की बात करते हैं, उच्र जो है मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज जो है ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। उच्र जो है मुसलमानों से, तो खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज यह है गैर मुसलमानों, खुम्स जो है लूटे हुए धन, खानों या भूमि में गड़े हुए खजानों में प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग होता था। 1/5 भाग जो है सम्राट को दे दिया जाता था, बाकी जो है 4/5 जो है सैनिक जहाज के अंदर उसमें बांट दिया था। लूटे हुए खुम्स की बात करते हैं। जकात यह मुसलमानों पर धार्मिक कर एवं धार्मिक कर था जो
और वहीं पर देखिए जजिया जो था यह है गैर मुसलमानों का पर लगाने वाला धार्मिक कर। वहीं पर देखिए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। यानी जजिया क्या है कि अगर मान लीजिए आपको दिल्ली सल्तनत या जो समाज के अंतर्गत रहना है तो उस एवज में रहने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा जो जजिया कहना है। इससे पहले ब्राह्मण बच्चे स्त्रियां मुक्त होती थी, पर वहीं पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा न्याय विभाग की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। न्याय व्यवस्था, अब देखिए न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखिए मुस्लिम कानून 4 स्रोत थे मुस्लिम कानून के, कुरान, इज्मा, हदीस और कयास। अब देखिए कुरान मुस्लिम कानूनों का मुख्य स्रोत, कानून का जो स्रोत इज्मा कहलाता है। और वहीं पर हदीस, हदीस में जो है मोहम्मद पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख किया है। इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाला जो है मुजतहिद कहे जाते थे। और वहीं पर जो है दिल्ली सल्तनत के न्याय विभाग को दीवान ए कजा के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से दीवान ए कजा। उसके बाद देखिए जो है सुल्तान सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में मुख्य काजी सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, तो मुख्य काजी जगह। बड़े नगरों में अमीर एजाज नामक पदाधिकारी होते थे, जिसका कार्य आधुनिक सिटी मजिस्ट्रेट के समान था। इसकी सहायता के लिए नायब ए दादबक नामक पदाधिकारी होते। अब देखिए ये तो हमारे न्याय व्यवस्था की बात हो रही, वहीं पर देखिए सैनिक संगठन। अब सैनिक संगठन के अंतर्गत देखिए हमारा जो है दिल्ली दिल्ली स्थित सुल्तान की सेना हस्ब ए कल्ब कहलाती है। यानी दिल्ली स्थित सुल्तान की सेना क्या कहते हैं, हस्ब ए कल्ब। तथा सेना विभाग का प्रमुख दीवान ए अर्ज होता था। प्रांतों में भी यही उत्तरदायित्व प्रांत अर्ज निभाते थे। वहां पर देखिए दीवान अर्ज, यहाँ पर प्रांत अर्ज होते थे। अब देखिए सल्तनत के सैनिक खास खेल कहे जाते थे, मेरे सल्तनत के सैनिकों को खास खेल कहा जाता था। सुल्तान की सेना में शाही गुलाम तथा रक्षक, जानदार तथा अल्फाज ए कलम कहे जाते थे। वहीं पर देखे गए सर्वप्रथम अस्थायी सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने डाली, अनेक सैनिक सुधारों को लागू करा। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक तंत्र में फिर से सामंती संगठन की परिणति कर दी, यानी शुरू कर दिया। लोधियों की सेना कबीले के आधार पर संगठित थी। सेना में या सेना को दशमलव पत्ती के आधार पर संगठित किया जाता था। सुल्तान सबसे बड़ा सेनापति होता था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करते, फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा प्रारंभ कर दी, यानी कि जो है भू राजस्व जो है उसमें देना शुरू कर दिया। अब देखिए मतलब जो है मैंने आपका पूरा देखिए मतलब दिल्ली सल्तनत में शासन व्यवस्था क्या थी, केंद्रीय शासन क्या था, प्रांतीय शासन क्या है, राजस्व प्रशासन क्या है, न्याय प्रशासन क्या है, सैनिक प्रशासन क्या है, ये सारा का सारा इसमें डिस्कस करके आपको जो है देखिए इसमें इतना ही कुछ है। बाकी जो है इसके अंतर्गत जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट देंगे वो आपके और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसमें इतना ही कुछ है, आगे